दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद उनके गाजा प्लान पर एक्शन शुरू हो गया है। धमकी के 6 घंटे बाद हमास ने गाजा में सीजफायर को लेकर अपनी तैयारी, अपनी रजामंदी दे दी है। इजराइल भी सीजफायर के लिए मान गया है। इजराइल गाजा पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप की उस चेतावनी के बाद सीजफायर के लिए हमास तैयार हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमास उसके प्लान पर सहमति नहीं जताता तो अंजाम बेहद बुरा होगा। सबसे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद हमास गाजा में सीज फायर को तैयार। राष्ट्रपति ट्रंप के फॉर्मूले के तहत हमास सीज फायर को राजी। सभी इजरायली कैदियों को रिहा करने पर भी हमास ने भरी हामी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के 6 घंटे बाद हमास गाजा में सीज फायर को तैयार हो गया है। हमास ने ऐलान करते हुए कहा कि वो ट्रंप के प्लान में बताए गए फॉर्मूले के तहत सभी जिंदा और मुर्दा कैदियों को रिहा करेगा, साथ ही गाजा का प्रशासन छोड़ देगा। हमास ने बयान जारी कर कहा, हमारे गाजा पट्टी के बहादुर लोगों पर हो रहे हमले और नरसंहार को रोकने की गंभीरता को देखते हुए और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हमास ने अपने नेताओं, फिलिस्तीनी संगठनों, गुटों और मध्यस्थों से गहन बातचीत के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना पर अपना रुख तय कर लिया है। हालांकि हमास की तरफ से जो बयान आया है उसमें हथियार छोड़ने का जिक्र नहीं किया गया है। सीज फायर पर हामी भरने के साथ साथ हमास ने ट्रंप के 20 पॉइंट की पीस डील पर बातचीत की पेशकश की। हमास के शांति प्रस्ताव के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी कर इजराइल से तुरंत बमबारी रोकने को कहा। हमास के ऐलान और अमेरिकी राष्ट्रपति के कहने के बाद इजराइल गाजा में हमला रोकने को तैयार हो गया है। साथ ही उसने बयान जारी कर सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही कार्रवाई की बात कही है। गाजा में सीज फायर और शांति के प्रयासों का दुनिया के नेताओं ने भी स्वागत किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बयान जारी कर कहा, गाजा जंग रोकने के लिए बंधकों की रिहाई एक अहम कदम है। भारत शांति की कोशिशों का समर्थन करता है। तो ब्रिटेन के पीएम ने कहा, हम इजरायलियों और फिलिस्तीनियों दोनों के लिए शांति की दिशा में काम करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले ट्रंप ने हमास को तुरंत सीज फायर की धमकी दी थी। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने गाजा में सीज फायर पर सहमति जताते हुए हमास के सामने 20 पॉइंट का प्लान रखा था। नेतन्याहू और ट्रंप ने कहा था, अगर हमास इसको नहीं मानता है तो इजराइल उसको खत्म कर देगा और अमेरिका उसका साथ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। यानी करीब 2 साल बाद ही सही, लेकिन गाजा में सीजफायर होने की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन आखिरकार गाजा में सीजफायर के ट्रंप के वो 20 पॉइंट क्या हैं जिस पर हमास सीजफायर के लिए तैयार हुआ है, यह भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। रोकी जाए, यानी दोनों तरफ से हमलों को रोक दिया जाए, यह सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद अगर आप देखें, इजरायली सेना पीछे हटेगी, यानी जिन इलाकों में वो आगे बढ़ गई है वो उनसे पीछे अपने आप को पुल बैक करेगी। फिर तीसरी अगर आप बात करें, तीसरे उसकी 72 घंटे में बंधकों की रिहाई होगी। यानी जब ये सहमति बनेगी तो हमास उन सभी बंधकों को 72 घंटे के अंदर तुरंत छोड़ेगा। इजराइल भी कैदियों को छोड़ेगा, यानी ये रिवर्स होगा, दोनों तरफ से एक तरीके से कैदियों को छोड़ा जाएगा। इसके बाद शव भी सौंपे जाएंगे, यानी जो लोग मर चुके हैं, कैदी जो बंधक मर चुके हैं इजराइल की माफ कीजिएगा हमास के उसमें, वो सब छोड़े जाएंगे। आतंकवाद मुक्त गाजा किया जाएगा, यानी वहां पर हमास की तरफ से कोई भी बड़े ऑपरेशंस नहीं चलाए जाएंगे। आतंकवाद को मुक्त किया जाएगा, गाजा को खासतौर पे। अब 7वां पॉइंट, गाजा से हथियार हटाए जाएंगे, यानी जो हथियारों का जखीरा हमास ने इकट्ठा कर रखा है उनको वहां से हटाया जाएगा। 8वां पॉइंट, हमास सरकार में नहीं रहेगा, यानी उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसके जो लोग हैं, उसके जो लड़ाके हैं, वो सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। अंतर्राष्ट्रीय भूमिका बढ़ेगी, इंटरनेशनल जो आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी जो फोर्सेस हैं उनकी भूमिका वहां पर बढ़ेगी। ट्रंप की अध्यक्षता में शांति बोर्ड बनाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता, जिसकी प्रेसिडेंसी ट्रंप के पास होगी। यूएन शांति सेना तैनात की जाएगी, यानी यूएन के चार्टर के हिसाब से शांति सेना की बहाली होगी ताकि वो उन इलाकों में शांति बहाली कर सके। गाजा में पुलिस को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि क्रिमिनल या फिर हमास को रोका जा सके, हथियारों की चीजों को रोका जाए। पुनर्निर्माण और सहायता के काम तेजी से बढ़ाए जाएंगे, यानी जो लगातार जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो आप कह सकते हैं विध्वंसक हुआ है, उसकी चीजें की रीबिल्डिंग की जाए। गाजा विकास बोर्ड बनेगा जो वहां की रीडेवलपमेंट करेगा, लोगों के लिए बेहतरी चीजें के लिए काम करेगा। तत्काल
मानवीय मदद दी जाएगी, यानी वहां पर इस समय सबसे ज्यादा भुखमरी है, लोगों के पीने का पानी नहीं, वो सारी चीजें तुरंत दी जाएगी। विशेष व्यापार क्षेत्र बनाया जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा, ताकि आने वाले वक्त में वहां के लोगों के लिए उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए काम किया जाए। नागरिक स्वतंत्रता होगी, यानी लोग अपने आप अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से चीजों को कर पाएंगे, जबरन पलायन नहीं होगा। ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्थानीय शांति और विकास के लिए काम तेजी से किया जाएगा। अब 20वां पॉइंट क्या है, अगर आप देखें तो 20वां पॉइंट है इजराइल फिलिस्तीन में बातचीत होगी। यानी ये सबसे बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये बातचीत बहुत लंबे समय से रुकी हुई थी, तो इसलिए इजराइल और फिलिस्तीन में बातचीत बना हुआ है। लेकिन जब ये लगातार, अगर आप देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं, ये इलाका है जहां पर अभी क्लोज तरीके से आईडीएफ की मौजूदगी है। यानी इस पूरे इलाके में उन्होंने इन लोगों को, आप कह सकते हैं कि गाजा के लोगों को यहां पर कॉर्डन किया हुआ है। अब जैसे ही बातचीत बनेगी तो फिर आईडीएफ की फोर्सेस पीछे पुल बैक करेंगी, यानी वापसी करेगी। ये सारी चीजें होंगी जब पहले 72 घंटे के दौरान बंधकों को छोड़ा जाएगा। तो इस पीली लाइन के ऊपर अगर आप देख सकते हैं, सारी फोर्सेस इजराइल की यहां आ जाएंगी। उसके बाद दूसरे फेज की स्टार्टिंग होगी, यानी अब जब दूसरे फेज पर आगे बातचीत बनेगी, सहमति बनेगी, तो फिर ये रेड लाइन जो है, अगर आप देख सकते हैं, यहां पर इजराइल की फोर्सेस, आईडीएफ इस लाइन पर आकर बैठ जाएंगी। और जब आईडीएफ की वापसी पूरी तरीके से हो जाएगी, तब एक बफर जोन बनाया जाएगा। 35 किलोमीटर का ये बफर जोन जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल गाजा पट्टी के साथ साथ ही बफर जोन चलेगा। और यहां पर आईडीएफ की फोर्सेस जो होंगी वो लगातार इन इलाकों में मॉनिटरिंग करती रहेगी, ताकि वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर सके। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप देखें कि यहां पर इस पूरे इलाके में उसके बाद इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्सेस को रखा जाएगा यूएन चार्टर के हिसाब से। और इसी वजह से धीरे धीरे सही, लेकिन दोनों तरफ से लगातार इन इलाकों में सहमति का काम इस तरीके से किया जाएगा। आईडीएफ ने अभी जो मौजूदा स्थिति है हमने आपको दिखाने की कोशिश की, लेकिन अभी आपने देखा कि कैसे सीजफायर के 20 मुद्दों पर क्या है, लेकिन युद्ध विराम शायद इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हमास की ओर से 4 शर्तें सामने आई हैं। फिलिस्तीन की नई सरकार को हथियार हम सौंपेंगे, ना कि इजराइल या अमेरिका को या किसी यूएन की फोर्सेस को। अगले सप्ताह हो सकता है हथियारों को लेकर यह फैसला। अगले हफ्ते एक बड़ी मीटिंग है, हमास की तरफ से कहा गया, इस मीटिंग के अंदर पूरी रूपरेखा हथियारों के सरेंडर करने की वो तय की जाएगी। हमास को नेतन्याहू के फैसले पर अभी भी भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि देखिए, इजराइल की तरफ से कई बार ऐसा किया कि सीजफायर की बात की गई, फिर सीजफायर को वॉलेशन कर दिया गया। शायद इसी वजह से अभी भी हमास का इजराइल पर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हैं, हमारे साथ कुलकर्णी सर भी है, हमारे साथ संजय मैस्टन सर भी, और हमारे साथ प्रणय उपाध्याय भी है। प्रणय, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। प्रणय, अगर देखा जाए अभी, क्योंकि जो चीजें बताई जा रही हैं, जो लगातार हमास की तरफ से बातें की जा रही हैं, जो लगातार अभी जो बहुत अच्छी तस्वीर दिख रही है, क्या आपको लगता है कि अब वो सहमति बन पाएगी, या फिर इजराइल दोबारा से सीजफायर का वॉलेशन नहीं करेगा? क्योंकि इजराइल हर बार बातचीत तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर एक नया रीजन रखकर सीजफायर का वॉलेशन भी कर देता है। बिल्कुल ठीक कहा सुमित आपने। समझौता कह लीजिए, संघर्ष विराम कह लीजिए, वो तो जनवरी 2025 में भी हुआ था, 17 जनवरी को, जो कि कुछ दिनों तक चला भी था। कुछ प्रिजनर एक्सचेंज, कुछ हॉस्टेज एक्सचेंज हुए भी थे, लेकिन उसके बाद वो समझौता टूट गया और उसके बाद से लगातार ये सिलसिला जारी है, लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। गाजा के इलाके के अंदर इजराइल और हमास के बीच जो टकराव 7 अक्टूबर 2023 की आतंकवादी घटना के बाद शुरू हुआ था, उसका आज 729वां दिन है। और अब जाके ये कहा जा सकता है कि उम्मीद काफी ज्यादा है इस चीज को लेकर कि यहां पर समाधान का फॉर्मूला निकल सकता है, क्योंकि हमास की तरफ से भी कहा गया है, एक फटीग आ रहा है, दुनिया के तमाम देशों की तरफ से भी दबाव है। खासतौर के ऊपर कतर का बयान दे आप देख लें, इजिप्ट का बयान देख लें, सऊदी अरब की तरफ से देख लें, इन तमाम देशों की तरफ से, यानी जो अरब देश हैं उनकी तरफ से भी लगातार इस चीज तरह के बयान आए हैं, जो कि हमास का भी स्वागत कर रहे हैं कि उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया है, बहुत अच्छा किया है। क्योंकि अभी इस समय जो हॉस्टेज सिचुएशन है वो तो खैर कॉम्प्लिकेटेड है ही, लेकिन साथ साथ गाजा के इलाके के अंदर जितनी बड़ी आबादी इस समय ट्रैप्ड है, जिस तरीके का मानवीय संकट गाजा के इलाके के अंदर है। और फिर मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा सुमित, यहां पर हम लोग लगातार ये कहते रहे कि इस पूरे मसले में अगर आप देखें, चाहे रूस यूक्रेन का टकराव हो, चाहे गाजा का इलाका के अंदर चल रहा संघर्ष हो, भारत वो देश है जिसने शुरुआत से इस चीज के ऊपर जोर दिया है। आज आप प्रधानमंत्री का बयान भी देखें तो भी वही इसी चीज को रेखांकित करता है कि पीस और डायलॉग और डिप्लोमेसी, यही एक तरीका है जिससे कि शांति का रास्ता और तरीका निकाला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुलकर्णी सर, अभी अगर हम ये मान भी लें कि चलिए बातचीत हो जाएगी, बंधकों की रिहाई हो जाएगी, लेकिन हमास का हथियार डालना
ये बड़ा क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि अगर हमास ने हथियार ही डाल दिए तो फिर तो वो सारी जंग, वो सारी चीजें एक तरीके से खत्म हो जाएगी, नल एंड वॉइड हो जाएगी। क्या हमास हथियार डालेगा? क्योंकि ये बहुत फीजिबल लग नहीं रहा। धन्यवाद सुमित। मैं सबसे पहले कहूंगा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा एक मैं कहूंगा कदम है, जिससे कम से कम ट्रम्प प्रेसिडेंट के द्वारा जिस प्रकार से, चाहे वो एक जोर जबरदस्ती हो या एक धमकी के तौर पर हो, कम से कम सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, सीज फायर नहीं तो सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, यानी कि उम्मीद करते हैं कि इजराइल अब गाजा पट्टी के ऊपर जिस प्रकार से हमला करता है वो नहीं करेगा। और जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा है गाजा पट्टी जो बर्बाद हुई है, जो एकदम ध्वस्त हो चुकी है, 7,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 1.5 लाख से ज्यादा घायल हुए हैं। बाकी परिस्थिति बहुत नाजुक और बहुत खराब थी और अब उम्मीद करते हैं कि शांति के दिन बहाल हो सकते हैं। ये कहने के बाद मैं जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार से जो 20 पॉइंट प्रोग्राम ट्रम्प का है और जिस प्रकार से इजराइल और हमास के बीच में आज नहीं 2009, 2012, 2014, 2021 और अब 2023 में जो 7 अक्टूबर को जो लड़ाई शुरू हुई, ये लगातार, ये पहले भी होता आया है, इस तरीके से बार बार बातचीत हुई है, लेकिन इस बार ये आर पार की लड़ाई है। आर पार मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इजराइल नहीं चाहेगा किसी भी तरीके से हमास का कोई भी प्रतिनिधि या हमास के तौर पर गाजा पट्टी में कोई भी राज करे, नंबर 1। नंबर 2, टोटल डिसआर्मिंग, मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता इजराइल ये कहे कि साहब इसके पास हथियार हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जिस प्रकार से हमास कह रहे हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी या फिलिस्तीनियों के पास हम सत्ता सौंपेंगे, बिल्कुल नहीं। इंटरनेशनल अथॉरिटी के नीचे जो कार्रवाई होगी, इस सब को देखते हुए मुझे लगता है मुश्किल है। बिल्कुल। बहुत सर, हमारे साथ संजय मैस्टन सर भी जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते। संजय मैस्टन सर, चलिए अगर हम इजराइल को हटाए, अगर बात ये करें ईरान का क्या होगा? ईरान ने हमास को इतने लंबे समय तक सपोर्ट किया हथियारों से, आप कह सकते हैं उनको हमेशा उनकी आइडियोलॉजी को लेकर। अगर वहां पर इंटरनेशनल फोर्सेस का आना ही हुआ, अगर वहां पर ट्रंप की नीतियां ही काम करी, तो फिर ईरान का क्या होगा? ईरान के वजूद का क्या होगा? ईरान के लगातार उस लड़ाई का क्या होगा जो लंबे समय से वो हमास को फ्रंट पर रखते हुए लड़ते आए हैं इजराइल से? सुमित, साफ जाहिर है कि ईरान आज की तारीख में आइसोलेटेड हो रखा है। इसका कारण देखिए, जो ये 20 पॉइंट प्रोग्राम था, ये कुछ मुस्लिम देशों ने प्रेजेंट किया, जिसमें पाकिस्तान भी था, 8 देश थे, उसमें ईरान नहीं था। तो कहने का मतलब है, पहली बात तो इसमें एक सबक ये निकलता है कि आज की तारीख में पाकिस्तान जो भी स्टेटमेंट दे रहा है कि ये अरब देश को जोड़ना चाहता है और जितने भी मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक देश है 57, उनको ये नेटो टाइप एक अलायंस देना चाहता है, तो वो एक तरह से मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप का रोल आजमाने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो फेल हो जाएगा। दूसरा, ईरान जो लीडरशिप चाहता था, टर्की भी लीडरशिप चाहता है, तो मेरे को तो लगता है कि सबसे बड़ा जो मुस्लिम वर्ल्ड में ये सब चाह रहे हैं लीडरशिप का रोल, उसमें कॉन्फ्लिक्ट रहेगा और जाहिर है कि ईरान भी अपना दम तो दिखाएगा। हाँ, लेकिन अभी ईरान अरब वर्ल्ड से आइसोलेटेड दिख रहा है, अमेरिका से आइसोलेटेड दिख रहा है, तो उसने जो एक भूमिका निभाई थी हमास को ट्रेन करने की, तो साफ जाहिर है कि इसमें एक बड़ा लेसन लर्न होता है कि प्रेशर टैक्टिक्स हर हमेशा वर्क करती है। संजय सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि हमारे दर्शकों को एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें एक और एलईडी स्क्रीन पर हम समझाने की कोशिश करते हैं, बिग स्क्रीन पर, कि आखिरकार अभी गाजा में 2 साल के बाद क्या मंजर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर तबाही गाजा में है। युद्ध के 2 साल बाद गाजा में क्या तबाही है? इजरायली हमलों में 65% आप कह सकते हैं हमलों में करीब 2 लाख लोग घायल हुए हैं, 65,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 20,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हुए हैं। 20,000 से ज्यादा बच्चे, आप आंकड़े देखिए, 3,000 से ज्यादा गंभीर रूप से कुपोषित हैं, यानी जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। कुपोषण से करीब 150 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये सिर्फ बिना खाने बिना पानी के कुपोषण से मौतों का आंकड़ा है। 65,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें हैं और ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि आखिरकार इस समय गाजा के ताजा हालात क्या हैं। पूरी तरीके से मिट्टी का शहर है, आप कह सकते हैं कि सिर्फ मलबे का शहर है और शायद इसी वजह से अब गाजा को रिबिल्ड करने की जरूरत है। और चलिए, अब आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि किन बंधकों को लेकर यह युद्ध शुरू हुआ था, आज उनकी स्थिति क्या है। इसे भी आपको बड़ी स्क्रीन पर समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस समय करीबन 251 से ज्यादा बंधक थे जो 7 अक्टूबर 2023 में
हमास अपने साथ ले गया था इजराइल से, उनकी स्थिति क्या है? 7 अक्टूबर 2023 को कुल बंधक 251 के करीब माने जाते हैं और उस समय 4 अक्टूबर 2025 को कुल बंधक करीबन 48, ये प्लस माइनस 2-4 हो सकते हैं। जिंदा बंधक करीब 20 बचे हैं, जिसमें से 20 लोग मर चुके हैं, ये भी माना जा रहा है। सितंबर 2023 में सीजफायर में रिहा बंधक 105 किए गए थे। यानी आप मानिए बंधकों का ये स्टेटस है, यानी अब भी करीबन 40 से 48 बंधक है, जिसमें 20 बंधक के मारे जाने की भी बातें सामने आ रही है।